अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मियां नवाज शरीफ साहब यानी शरीफ खानदान यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा यानी मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज यानी पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को उनके अपने होम ग्राउंड के ऊपर दूसरी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरी बड़ी शिकस्त। कुछ तज्जियाकार मुबस्सरीन अमायदीन ये समझते हैं कि दूसरी नहीं तीसरी बड़ी शिकस्त है। मेरी नजर में ये दूसरी बड़ी शिकस्त है। ये किस नौइयत की शिकस्त है? ये होम ग्राउंड या पिच कहां पर सजी थी? मुकाबला करने वाले कौन कौन थे? मैं चाहूंगा ये खबर आपके साथ शेयर करूं, लेकिन आपसे गुजारिश कि आपने वीलॉग को आखिर तक देखना है। मैं कहीं पर भी ये खबर और इससे रिलेटेड कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकता हूं। साथ साथ ये भी गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटे के निशान को जरूर दबाना है, आइकन को हिट करना है, दुआओं में याद रखना है, कहीं कमी कोताही रह जाए उसको दुरुस्त करना है, और साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फीडबैक भी देते रहना है। इससे पहले कि हमारे जो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, बोलती तस्वीरें और वायर बयानात शामिल करें, उससे पहले टॉप स्टोरी, आज की टॉप स्टोरी यह है कि क्या इंतखाबात 2024 में होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिन से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नीचे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप नेगेटिविटी मत फैलाया करें, और नेगेटिविटी फैलानी भी नहीं चाहिए। मैं आपको रियल पिक्चर दिखाना चाहता हूं, और रियल पिक्चर किस तरह से दिखा रहा हूं ये बात इसमें आपको गौर से सुनना है। हुआ यह कि हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही करीबी अजीज, बहुत ही अच्छे दोस्त, उनका ताल्लुक है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब से। उनके साथ बैठे हुए थे और वहां पर ज़का अशरफ साहब से पूछा गया कि पीएसएल की तैयारी कैसी है, क्योंकि उनके लिए तो ये पहला इवेंट होगा एक अरसे के बाद। इससे पहले नजम सेठी और रमीज राजा साहब करवाते रहे। तो उन्होंने कहा कि पीएसएल की तैयारी क्या करनी है, पीएसएल तो थर्ड वेन्यू के ऊपर होगा, दुबई की बात चल रही थी। तो पूछा गया कि थर्ड वेन्यू पे क्यों होगा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के हालात फरवरी में ठीक नहीं होंगे। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ज़का अशरफ साहब को कैसे यह पता चल गया कि फरवरी में पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि जब आप मुल्क के 3 बड़े शहरों के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग जैसे इवेंट का इनेकाद कराने में हिचकिचा रहे हैं किसी भी वजह से, किसी भी ऐसे दाखिली खुदा न ख्वास्ता इंतशार की वजह से, तो सोचिए कि मुल्क भर के अंदर इंतखाबात का इनेकाद कराना कितना मुश्किल काम होगा। तो जो मेरा अंदाजा था, मैं वो वाहिद पाकिस्तान का जर्नलिस्ट था जिसने 2021 के आखिर से ये कहना शुरू कर दिया था, 2021 के आखिर से, कि इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगे। 2022 में भी मैं मुसलसल ये कहता रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे 23 में, और 23 में भी मैंने ये कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे 23 में। अब जब बात 24 की आ रही है तो मैं कंडीशनली कह रहा हूं, हालात थोड़े से चेंज हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं इनसाइड सोर्सेज से, कंफर्म्ड अनकंफर्म्ड इत्तलात कभी कभी गलत भी हो जाती हैं, अगर ऐसी बात आ रही है कि पीएसएल का इनेकाद पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, पीएसएल का इनेकाद पाकिस्तान से बाहर होगा जो कि फरवरी में हुआ करता है, और उसकी रीजन ये कंसीडर की जा रही है कि उस वक्त हालात ठीक नहीं होंगे। पहले तो ये क्वेश्चन है कि वो कैसे पता चल गया? चले अगर चल भी गया तो फिर सोचिए कि मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद किस तरह से होगा। इट्स स्टिल ए बिग क्वेश्चन, और इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। तो ये वाली खबर सबसे इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा ये टॉप स्टोरी है आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब इससे पहले कि वायरल बयानात शेयर किए जाएं, आज मैंने सिर्फ एक ही बोलती तस्वीर रखी है। तो अपना सेगमेंट शुरू करते हैं, बोलती तस्वीर एक ही पिक्चर के साथ। जी, ये जरा तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये तस्वीर लोग कह रहे हैं कि पुरानी है, लेकिन मेरी जो इत्तलात है उसके मुताबिक ये ताज़ा तस्वीर ही है। इस तस्वीर में आप एन सेंटर में देख सकते हैं जनाब जहांगीर खान तरीन साहब को, उनके दाएं जानिब है जनाब फवाद चौधरी साहब, और उनके बाएं जानिब है जनाब असद उमर साहब। इत्तलात यह है कि असद उमर साहब बहुत जल्द इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा होंगे। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर बीच वाली शख्सियत जहांगीर तरीन ना होती,
اور اس کی جگہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے تو بھی تو دونوں شخصیات ان کے ساتھ تھیں. یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب ناکارہ تھے کیونکہ ان لوگوں نے ٹھیک سے چلنے نہیں دیا, تو اب جہانگیر ترین صاحب کو کیسے ٹھیک سے چلنے دیں گے؟ اگر مدعا یہی ہے تو مدعا صرف -1 والا ایک بندہ ہٹا کے نواں بندہ پاؤ تے سارے بندے وہ نال رلاؤ. یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس, اور یہ پاکستان کے پولیٹیشنز مسلسل کر رہے ہیں. تو ایک ڈال سے چڑیوں کو اڑا کر دوسری ڈال پر بٹھانا, یہ ہماری سیاست کا خاصہ ہے اور ہمارے سیاستدان ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب جب پاور میں آئے تھے اس وقت بھی یہی ہوا تھا, اس سے پہلے نواز شریف صاحب, اس سے پہلے زرداری صاحب, اس سے پہلے مشرف صاحب, اس سے پہلے سو آن اینڈ سو آن اینڈ سو آن. تو اب یہ والے مناظر ہمیں پھر دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن اگین اے بگ کوسچن کہ اسد عمر صاحب کس غیرت اور کس شان کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں گے اگر انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو اب ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرنے لگے ہیں وائرل بیانات, لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے, گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیے گا, یعنی انگوٹھے کو گھنٹے پہ ضرور ماریے گا تاکہ وہ پریس ہو جائے اور آپ تک تمام تر نوٹیفیکیشنز آتے رہیں. چلیں جی, وائرل بیانات ہم شامل کرتے ہیں جی. سب سے پہلا وائرل بیان, here you go. سب سے پہلا وائرل بیان, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں سوچنا ہے کہ 70 سالہ بابوں کے ساتھ ملک کا مستقبل دیں گے. ہمیں سوچنا ہے کیا 70 سالہ بابوں کے ہاتھ ملک کا مستقبل دیں گے؟ بلاول بھٹو. اس کا جواب دیا ہے سعد رسول صاحب نے. وہ کہتے ہیں بلاول پہل کریں, آصف زرداری, شہری رحمان, نوید قمر, سب بزرگوں کو پارٹی سے نکالیں. جتنے لوگ 80 کی دہائی سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, بلاول صاحب گھر سے صفائی کا آغاز کریں. پاکستان نوجوان آپ کے ساتھ ہے, پاکستانی نوجوان آپ کے ساتھ ہیں. یہ پہلا بیان جو کہ سعد رسول صاحب نے دیا ہے, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ٹارگٹ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کو. اگلا وائرل بیان جی, حامد میر صاحب, مولانا فضل الرحمان کے رابطہ کرنے پر بھی نواز شریف نے ان کو وقت نہیں دیا. نون لیگ میں شامل ہونے والوں کو متعدد رہنماؤں کو پہلے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے بھائی جان, اندازہ کیجئے کہ اس طرف اتنی رعونت ہے, گردن میں سریا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب الحاج تھانوی تھائی لینڈوی کو بھی نہیں بلایا جا رہا. یار سوچیں, آپ سوچیں. آگے رانا ثناء اللہ صاحب, ہم عوام سے درد مندی کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ معاملات کو دیکھیں, سمجھیں اور سوچیں. یہ تو آپ کو اس وقت سوچنا تھا حضور والا جس وقت آپ اٹھک بیٹھک کر کے لوگوں کو اٹھا رہے تھے اپنے وزارت داخلہ کے اندر. اب کیا آپ ان سے منتیں کر رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آگے جی, اگلا وائرل بیان, جنید سلیم صاحب, کروڑوں روپے لگا کر سرکاری وسائل استعمال کر کے بھی یہ لوگ بیانیہ نہ بنا سکے. ان کا بیانیہ صرف یہ ہے ہماری بات ہو چکی ہے. عوام ایسا بیانیہ نہیں مانتی. اس وقت بیانیہ صرف اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کا چل رہا ہے. ویری ایپٹ. بھائی آپ نے تو ووٹ کو 2 کا بیانیہ سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا تھا. آپ تو بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے نا کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, اور اب پھر ہماری بات ہو چکی ہے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ فیصل ووڈا, ممکن ہے جلد ایک بڑا بزنس ٹائکون سامنے آ کر پریس کانفرنس کر کے کہے کہ مجھ سے رشوت لی گئی. یار مطلب اگر کسی سے لی ہے, کورٹس پڑھی ہیں, جائیں انہیں کہیں کہ کورٹ میں کیس دائر کریں جس شخص نے لی ہے اس کے خلاف, تاکہ الراشی والمرتشی کلہما فی النار, اس سے پہلے ہی دنیا میں ان کا محاسبہ ہو جائے. لیکن یہ پریس کانفرنس والا کیا سین ہے سر؟ میری سمجھ سے باہر ہے. اور یہ وارڈر صاحب کو پہلے ہی پتہ چل جاتی ہیں چیزیں. یار یہ بھی بڑی بات ہے. ویسے آگے چلتے ہیں جی. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب, ان کا وائرل بیان جی, قائد اعظم محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر پاکستان کو کوئی مضبوط نظریاتی سیاستدان ملا ہے تو عمران خان ہے. عمران خان ایک سیاسی لیڈر نہیں, ایک نظریہ ہے. عمران تحریک انصاف کی بات کم, کرپشن, میرٹ, عام عوام کے لیے ایک قانون اور خواص کے لیے ایک قانون, طبقاتی نظام کے خلاف بات کرتا ہے. عمران خان جیسی باتیں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آتی. علامہ شہنشاہ حسین نقوی. اچھا اس معاملے میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ مجلس وحدت المسلمین یعنی اہل تشیع علماء اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کی جانب سے خان صاحب کے حق میں ہی بات کی گئی ہے, ان کے خلاف بات نہیں کی گئی ہے. یہ میں ان کی گریس سمجھتا ہوں, اور جہاں تعریف بنتی ہے وہاں کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. جاوید لطیف صاحب, عوام کی آخری امید نواز شریف ہی ہے, جبکہ نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ کرنا ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے.
सबसे पहली बात तो यह है कि वाकई अवाम की पहली और आखिरी उम्मीद, हम सब उम्मीद से हैं और उम्मीद को 9 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक जो है उम्मीद जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रही। भाई ने बड़ी बात कर दी। अच्छा, दूसरा, नवाज शरीफ और इमरान खान का मुवाजना करना हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म, बिल्कुल हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। इस पब्लिक के साथ, हम लोगों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप इमरान खान का मुवाजना नवाज शरीफ से कर रहे हैं। यार जावेद साहब कभी कभी सच बोलते हैं, लेकिन देखें आपके बयान को मैंने कहां से कहां लाके मारा है। आगे चलते हैं जी। शब्बर जैदी साहब कहते हैं आने वाली हुकूमत के पास मुल्क के मुआशी फैसलों का इख्तियार नहीं होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम का तासुर गलत है। सियासी हुकूमत ने मुल्क की मईशत की बेहतरी पर तवज्जो नहीं दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर मईशत को दुरुस्त सिमत पर डाल चुके हैं। शब्बर जैदी, बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आगे चलते हैं जी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अब जरा हमारे अनमोल रतन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्या बोलते हैं। कई 100 साल पहले फ्रांस के लोग अगर अपने घरों से ना निकलते तो आज का तरक्की याफ्ता यूरोप हम ना देख पाते। इनकी शक्लें देखें, इनकी हरकतें देखें और इनके बयानात चेक करें। यार ये अपने आप में इतने बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं। आपकी सोच है हर हुकूमत में ये वो सब्जी है जो वो कहते हैं ना, आलू हर गोश्त के सालन में डाला जाता है, ये वो सब्जी है जो हर सालन में डाले जाते हैं। फिर भी ये बात कर रहे हैं इनकलाब की और यूरोप की, पता नहीं क्या क्या। यार कौन सी दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं यार। आगे, बिलावल भुट्टो साहब, एक सियासी जमात इन दिनों इलेक्टेबल तलाश कर रही है, लेकिन अगर फिर से किसी को मुसल्लत कर दिया गया और इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई तो अवाम नुकसान उठाएंगे। भाईजान आज से तकरीबन कुछ 16 महीने का जो टेन्योर 17 महीने का आप गुजार चुके हैं, उसमें आप सिलेक्ट होकर ही तो आए थे वजीर खारजा हैं, और ये सारे सिलेक्टेड ही तो बैठे थे। इस मुल्क के अंदर आज तक इलेक्ट हुआ कौन है? शायद खाकान अब्बासी साहब खुद कहते हैं, मेरे नहीं उनका जुमला है, वो कहते हैं कि इलेक्शन कभी हुए ही नहीं फेयर एंड फ्री, हमेशा सिलेक्शन होती है। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आई और आप दूसरों के सिलेक्ट होने को गलत समझते हैं और अपने सिलेक्ट होने को अच्छा समझते हैं और उसी को इलेक्ट होना समझते हैं, तो बस आपकी मत मारी जा चुकी है। आगे, सलीम साफी साहब, इमरान खान बूट को इज्जत दो नारे के साथ लीडर और हुक्मरान बने, लेकिन आज उन्होंने नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए को अपना लिया है। उन्हें तब माफी मिलेगी जब बूट को इज्जत दो के बयानिए पर आ जाएंगे। चले, उन्होंने तो अपना लिया है, नवाज शरीफ साहब ने किस बयानिए को अपनाया है? देखिए, ये कहते हैं कि पहले इमरान खान बूट को इज्जत दो के बयानिए पर काम कर रहे थे, फिर वो नवाज शरीफ का जो नारा था वोट को इज्जत दो, वो अब इमरान खान साहब ने हाईजैक कर लिया है, ठीक है। और वो कहते हैं कि अब इमरान खान साहब को दोबारा पिछले वाले नारे के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक हो गया, नवाज शरीफ साहब किस बयानिए पे है भाई इस वक्त? इसका मतलब है उन्होंने उनको जो इमरान खान का बयानिया था वो नवाज शरीफ साहब ले गए। कमाल करते हैं भाई। आगे चलते हैं जी। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, अगला वायरल बयान, अगला वजीर आजम इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड होगा। मुझे लोग कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर सिलेक्शन हुआ तो इलेक्शन नहीं रेफरेंडम होगा। मोहम्मद अली दुर्रानी की नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, और ये बात कर गए हैं जनाब मोहम्मद अली दुर्रानी साहब। अब मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, और वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक नहीं बल्कि अपने 2 होम ग्राउंड्स के ऊपर शदीद तरीन बदतरीन शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा। पहला होम ग्राउंड था चैनल 24, जहां इलेक्शंस कराए गए, और फिर वहां पर जब नारे लगे इमरान खान जिंदाबाद के तो आरटीएस बिठा दिया गया। उसके बाद जब नतीजा आया तो गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक इमरान खान भारी मार्जिन से जीत गए। अब एक और होम पिच है नवाज खानदान की, शरीफ खानदान की, और उस होम पिच का नाम है जंग जियो एंड द न्यूज ग्रुप। उसने एक सर्वे करवाया द न्यूज ने, और उस सर्वे के मुताबिक क्या हुआ ये मैं आपके सामने शेयर करता हूं। इसमें पीटीआई जीत गई है। गो के उन्होंने नंबर्स कम शो किए हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं तो मोहब्बत शो करनी है ना, तो लेकिन पीटीआई जीत गई है। जरा देखिएगा, द न्यूज की जानिब से हाल ही में कराए गए सर्वे के नतायज में मालूम होता है कि पीटीआई की मकबूलियत पंजाब में 41%, नून लीग 28%, पीपल्स पार्टी 4%, टीएलपी वगैरह की मकबूलियत सिर्फ 6% है। सिंध के मामले में पीटीआई की मकबूलियत 36%, पीपल्स पार्टी 35%, नून लीग 3%, एमक्यूएम वगैरह 2%। बलूचिस्तान में पीटीआई की मकबूलियत 36% के साथ सरे फहरिस्त, पीपल्स पार्टी 18%, एएनपी 11%, नून लीग भी 11%।
सर्वे में जवाब देने वाले हर 5 में से तकरीबन 2 लोग 37% का कहना था कि अगर इमरान खान पार्टी के सरबराह नहीं भी होंगे तो भी पार्टी को ही वोट देंगे। आगे चलते हैं जी। पीटीआई के तकरीबन आधे वोटर्स का कहना है कि इमरान खान पार्टी के सरबराह ना भी हो तो वो फिर भी पीटीआई को वोट देंगे, और अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो चौथाई वोटर्स इस सूरत में नून लीग को वोट देंगे। ये वाली बात आपके हमारे सामने आ गई। तो पहला होम ग्राउंड पे शिकस्त हुई उनको 24 में, दूसरा होम ग्राउंड उनका है जियो न्यूज, जंग ग्रुप एंड द न्यूज, और वहां पर भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब जब सूरत हाल यहां तक आई गई है तो फिर तुसी ना ही समझो पायन, हालात उसी तरफ जा रहे हैं। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, दुआ में याद रखना है, करेक्शन करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।